एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 12 की सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के बारे में। चैप्टर 2 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 3 होने वाला है। बाकी के सभी पार्ट्स का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें ज़रूर चेकआउट कीजिए। और नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएंगे, तो उन्हें भी एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए। फिलहाल के लिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे और ये ऊपर के सभी पॉइंट्स हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। आज पार्ट 3 के अंदर ये सभी पॉइंट्स डिस्कस करके हम इस चैप्टर को टोटली फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो अब बात आती है जनगणना के बारे में। सभी बेसिक समझने के बाद अब हमें किसके बारे में बात करनी है? जनगणना के बारे में। हम बेसिक मुद्दों पर बात करेंगे। तो जनगणना के अंदर क्या है, पहले समझते हैं कि जनगणना होता क्या है। देखिए, एक देश में जनसंख्या और उसकी विशेषताओं से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को ही जनगणना कहते हैं। यानी जब उस जनसंख्या के बारे में या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताओं के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ना, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसी प्रक्रिया को जनगणना बोलते हैं। ठीक है। तो पुराने समय में जो जनसंख्या थी वो जिस तरीके से इकट्ठी की जाती थी वो क्या था? प्राचीन तरीका था। और अब आधुनिक समय में जनगणना की जो विधि है उसके अंदर क्या है? परिवर्तन आया। और इसकी शुरुआत किसने की? अमेरिका ने 1990 से। तो आधुनिक जनगणना की जो विधि है उसकी शुरुआत किसने की? अमेरिका ने। कब से? 1790 से। सॉरी, शायद मैंने लास्ट टाइम 1990 बोला, तो 1990 ने कब से? 1790 से शुरू किया। तो भारत में जनगणना के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो अंग्रेजी सरकार द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा कराई गई थी। कब? 1867 से 1872 के बीच। ठीक है। और उसके बाद से हर 10 साल बाद क्या हो रही है? भारत में जनगणना हो रही है। और आज़ाद भारत में यानी आज़ादी के बाद भारत में जो सबसे पहली जनगणना थी वो 1951 यानी 1951 में हुई। और उसके बाद से प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना की जाती है। यानी 1951 के बाद कब हुई? 61, देन 71, देन 81, 91, 2001 एंड देन 2011। तो इस तरीके से जनगणना हुई। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आपके पेपर के अंदर आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसे जरूर समझिए। तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है? तो देखिए, ये सिद्धांत बनाया गया था थॉमस रॉबर्ट मॉल्स द्वारा। ठीक है भाई, किसके द्वारा? थॉमस रॉबर्ट मॉल्स द्वारा। इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने लिखा था अपने एक निबंध में, जिस निबंध का नाम क्या था? एसे ऑन पॉपुलेशन। निबंध का नाम क्या था? एसे ऑन पॉपुलेशन। इसमें क्या लिखा गया था? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। किसने लिखा था? रॉबर्ट मॉल्स ने। ठीक है भाई, तो थॉमस रॉबर्ट मॉल्स ने। कब लिखा था? 1788 में। अब ये क्या था? ये एक निराशावादी सिद्धांत था। निराशावादी सिद्धांत क्यों था, ये अभी पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो इस सिद्धांत में कहा क्या गया? इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि भाई जो मनुष्य की जनसंख्या है ना, वो हमेशा उसके भरण पोषण के साधनों की तुलना में तेज गति से बढ़ती है, जिस वजह से क्या होता है? मनुष्य हमेशा गरीब रहता है। नहीं आया हमें समझ? आगे देखिए, देखिए अच्छे से समझ आएगा। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो मनुष्य की जनसंख्या है ना, वो हमेशा क्या है? तेज गति से बढ़ती है। जबकि जो उसके संसाधन है, जैसे खाने की चीज़ें, कपड़ा वगैरह, बाकी जो भी चीज़ें उसे चाहिए, वो सब धीमी गति से बढ़ती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि मनुष्य के पास ना हमेशा चीज़ों की कमी रहती है, और वो किस में रहता है? गरीबी की स्थिति में। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, संसाधन धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिस वजह से मनुष्य हमेशा गरीबी की स्थिति में रहता है। तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये एक नेगेटिव विचारधारा थी ना, जो मनुष्य को दिखा रही थी कि वो क्या रहता है? हमेशा गरीब रहता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? निराशावादी सिद्धांत। ठीक है। अब समस्या तो उन्होंने बता दी कि भाई मनुष्य हमेशा गरीब रहेगा, तो इसका समाधान क्या था? तो उन्होंने समाधान भी बताया। तो उन्होंने कहा कि इस स्थिति से बचने के लिए मनुष्य को जनसंख्या को नियंत्रित करना जरूरी है। अगर मनुष्य जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेगा ना, तो वो इसी स्थिति में बना रहेगा। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा करने के लिए वो क्या कर सकता है कि पहली बात तो बड़ी उम्र में विवाह करे। ठीक है, यानी 20-22 साल की उम्र में विवाह करे। ठीक है, जिससे क्या हो कि जो पहले जल्दी बच्चे हो जाते हैं वो सब थोड़े से कम हो सके। साथ ही साथ यौन संयम रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। ठीक है, साथ ही साथ क्या करे? सीमित बच्चे पैदा करे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे पैदा करे, तो एक सीमित अमाउंट में 1 या 2 बच्चे ही पैदा करे। ठीक है, और उन्हीं का भरण पोषण अच्छे से करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो प्रकृति भी अपने स्तर पर जनसंख्या को नियंत्रण करने के प्रयास करती है। वो कैसे करती है? प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। भूकंप आता है, बाढ़ आती है, महामारियाँ आती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं और विश्व में जो जनसंख्या है उसका बैलेंस बना रहता है। तो ये सब तरीके उन्होंने बताए, जिससे क्या हो सकती है? जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। अब इनके सिद्धांत की कुछ आलोचना भी की गई। आलोचना क्या की गई इनके सिद्धांत की? देखिए, सबसे पहला तो ये कि कुछ विचारकों ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई संसाधनों की उपलब्धता जो है ना, वो उसे जनसंख्या से अधिक किया जा सकता है।
ऐसा नहीं है कि संसाधन कभी भी जनसंख्या से अधिक हो ही नहीं सकते। उन्होंने कहा था ना कि भाई जो संसाधन है वो जनसंख्या से अधिक नहीं हो सकते, हमेशा जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और संसाधन धीरे धीरे। जबकि बाकी विचारकों ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है और ऐसा करके भी दिखाया कि भविष्य में जाकर मॉल्स का सिद्धांत गलत साबित हुआ और संसाधनों की उपलब्धता जनसंख्या से अधिक होने लगी। इसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट थी आलोचना वो क्या की गई कि भाई उदारवादी और जो मार्क्सवादी लोग थे उन्होंने भी मॉल्स के सिद्धांत की क्या की, आलोचना की। उन्होंने क्या कहा कि भाई गरीबी के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो गरीबी का कारण है वो ये है कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, बल्कि जो मेन रीज़न है वो है संसाधनों का असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब कि कुछ लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है और बाकी के कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो असमान वितरण है ना, इस वजह से गरीबी है, ना कि इस वजह से कि जनसंख्या बहुत सारी है। तो उन्होंने कहा कि संसाधन तो भरपूर मात्रा में, पर दिक्कत यहाँ आ रही है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास कम है। तो इस तरीके से भी उन्होंने कहा कि जनसंख्या समस्या नहीं है, असमान वितरण समस्या है। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ जहाँ कुछ लोग अत्यधिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी में रहना पड़ता है और ये गरीबी का मुख्य कारण है, ना कि जनसंख्या का बढ़ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे सामने दूसरा आता है कौन सा, जनांकीय संक्रमण। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से देखना है आपको। तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है, देखिए वर्तमान समय में किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने, ठीक है, और भविष्य में उसकी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए ये क्या करता है, मदद करता है। तो एक तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने के लिए ये क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो इसके अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं। ये देखिए, ये पहली अवस्था ये आपको दिख रही है, ये दूसरी अवस्था और ये तीसरी अवस्था। तीनों मैं एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से पहली अवस्था इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो पहली अवस्था में क्या है कि देखिए क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये क्या लिखा है, उच्च लिखा है। तो उच्च होते हैं, देखो यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, उच्च है, ठीक है। जिस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है, यानी ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं और ज़्यादा ही लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर ठीक ठाक रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, खेती का काम कर रहे होते हैं। जीवन प्रत्याशा कम होती है, क्योंकि देखो मृत्यु दर ज़्यादा है ना, यानी लोग ज़्यादा मर रहे हैं, तो जीवन कम जी रहे हैं, यानी जीवन प्रत्याशा कम है, वो कम सालों तक जीते हैं। और अधिकतर लोग क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं और विकास की दर निम्न होती है। तो ये किन देशों की स्थिति है, अल्प विकसित देशों की स्थिति है, जहाँ पर क्या होता है, जन्म मृत्यु दर दोनों उच्च है। जन्म दर उच्च है क्योंकि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, और मृत्यु दर उच्च है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं। इस वजह से छोटी सी बीमारी की वजह से भी कोई व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है, यानी जनसंख्या इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है। फिर ज़्यादातर लोग खेती का ही काम कर रहे होते हैं। जीवन प्रत्याशा कम होती है, यानी लोग कम सालों तक जीते हैं। और अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं और विकास की निम्न दर होती है। तो नेक्स्ट जो स्थिति आती है वो हमारे पास कौन सी आती है, द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था का मतलब ये बीच वाली। तो यहाँ पर क्या होता है कि उच्च प्रजनन दर बनी रहती है, यानी जन्म दर शुरू में उच्च रहती है और फिर धीरे धीरे नीचे आने लगती है। समय के साथ साथ ये घटती रहती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार होने की वजह से मृत्यु दर कम हो जाती है। तो ये दूसरी स्टेज आ जाती है। देखिए यहाँ पर गरीबी थी ना, अल्प विकसित थे, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लगे, विकसित होने लगे, विकासशील होने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जन्म दर भी धीरे धीरे नीचे आने लगी और मृत्यु दर भी बहुत तेज़ी से नीचे आने लगी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने लगी। अब बीमारियों से इतने ज़्यादा लोग मरते नहीं थे, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि लोग मर कम रहे हैं और पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट वाला था, नेक्स्ट जो है वो तृतीय अवस्था है। तृतीय अवस्था के अंदर क्या होता है कि भाई जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो गई। ये विकसित देशों की स्थिति है, ठीक है। अब जनसंख्या की वृद्धि दर या तो स्थिर हो गई या धीमी रही, क्योंकि देखो दोनों कम हो गए ना, तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं अब, ठीक है। जनसंख्या शिक्षित हो गई क्योंकि विकसित देश है ना, और देश का विकास हो चुका है। शिक्षा तकनीकी ज्ञान ज़्यादा होने की वजह से व्यक्ति सोच समझकर परिवार का विकास करता है और जनसंख्या क्या रहती है, नियंत्रण में रहती है। तो ये 3 स्थिति है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली अवस्था अल्प विकसित, दूसरी अवस्था विकासशील, तीसरी अवस्था विकसित। तो अल्प विकसित देशों के अंदर उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, क्योंकि कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश वगैरह वगैरह, कोई सुविधा नहीं है, स्थिति खराब है, लोग अनपढ़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य में लगे। पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था में क्या है कि भाई लोग थोड़े से ना पढ़ लिख गए, तो क्या हो गया, धीरे धीरे जन्म दर क्या होने लगी, नीचे आने लगी। साथ ही साथ मृत्यु दर नीचे आ गई क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं सुधर गई। तो ये कौन से, ये विकासशील देश है, जैसे हमारा भारत हो गया, पेरू हो गया, श्रीलंका, केन्या वगैरह। और लास्ट वाली जो है वो विकसित देश है, जहाँ पर जन्म दर भी नीचे है क्योंकि लोग शिक्षित हो चुके हैं, वो जानते हैं कि परिवार नियोजन कैसे करें। और मृत्यु दर भी नीचे है, क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। तो जैसे कि कनाडा हो गया, जापान, संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका वगैरह वगैरह, ठीक है।
आगे देखते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, भारत की जनसंख्या नीति। भारत ने किस तरीके से अपने यहाँ जनसंख्या को कंट्रोल करने के प्रयास किए। तो देखिए भारत ने अपनी पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी, 1952 में। उस समय इसे राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कहा गया था, यानी जब ये नीति बनाई गई तो इसे क्या कहते थे, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था, लोगों को जागरूक करना और जन्म दर को क्या करना, नियंत्रण में लाना, ठीक है, जिससे कि कम बच्चे पैदा हों और देश में जनसंख्या कंट्रोल में रहे। पर क्या हुआ कि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 1975 में लगा था, आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा, तो उसके दौरान में क्या हुआ कि भाई परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरी तरह से बदल गया, ठीक है। हुआ क्या कि इस दौर में क्या किया गया, लोगों की ना जबरन नसबंदी कराई गई, उन्हें ज़बरदस्ती जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, फोर्स किया गया, ठीक है। और सभी लोगों ने इसका विरोध किया और आपातकाल के बाद जो सरकार आई उसने इस व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और उसने इसका नाम बदल दिया, इसे नई व्यवस्था बनाया। तो आपातकाल के बाद इसे बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, ठीक है। तो इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया, पहले इसका नाम क्या था, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, फिर कर दिया राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी दबावकारी तरीके थे, यानी फोर्सफुली लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल करने से रोका जाने लगा, यानी अब उन्हें प्यार से समझाया जाने लगा, उन्हें जागरूक किया जाने लगा, ठीक है, बजाय इसके कि उन्हें फोर्सफुली फोर्स किया जाए कि आप क्या करो, जनसंख्या कंट्रोल करो, ठीक है भाई। तो प्राकृतिक तरीकों को अपनाया जाने लगा जिससे क्या हो सके, जनसंख्या कंट्रोल हो सके। तो ये थी भारत की जनसंख्या नीति, ठीक है। आई होप कि आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ लाइक का बटन दबा कर जाइए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।